कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए सुपर टेट के बारे में, तो आज उसका पहला दिन है उस क्लास का। आशा करता हूँ आप सब जुड़े रहेंगे और बढ़िया तरीके से क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि जैसे कि हमने देखा सुपर टेट के लिए हम स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी पता है सुपर टेट में 20 नंबर का मैथ आता है, 20 नंबर का मैथ आता है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी मेहनत 20 में से 20 दिला सकती है। बस आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, प्रत्येक क्लास को अच्छे से देखिए और जब भी क्लास को देखें एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें। जहां भी लगे आपको नोट करते जाइए चीजों को। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जो बहन भाई यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए भी ये बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि मैथ वहां पर भी आता है। 30 नंबर का मैथ आपको यूपी टेट में देखने को मिलेगा और सी टेट में भी आपका 15-15 नंबर का मैथ और पेडागोजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला दिन। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है अंकीय क्षमता तथा स्थानीय और जातीय मान। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर अंकीय क्षमता होती क्या है, फिर उसके बारे में स्थानीय मान देखेंगे, फिर जातीय मानों को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझते रहना। देखो, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि आखिरकार अंक होते कितने हैं। सबसे पहले हमें यही तो पता चलनी चाहिए, अंक है क्या चीज है, डिजिट जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, डिजिट। तो अंक देखो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैट डैश कहां तक, 9 तक। यही डिजिट होते हैं। अगर कोई संख्या हमें बनानी हो तो इन डिजिटों का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, इनके अलावा कोई नया नंबर नहीं आ सकता, इसमें कोई भी नया अंक नहीं आ सकता। तो ये टोटल है कितने, ये टोटल है 10। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने अंक हैं। तो ये तो था तुम्हारा अंक। ठीक है, उसके बाद अब आ जाती है तुम्हारा संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखो संख्याओं का वर्गीकरण, अब देखो कितने प्रकार की संख्याएं होंगी। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं। देखो छोटी छोटी चीज है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आप समझे थोड़ा सा, कहीं हो सकता है कहीं कमी हो। ठीक है, तो आप समझते रहिए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 डैश। आगे भी जितने इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर क्या है सब प्राकृतिक, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं के बाद में होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट हो जाती है, कहने का मतलब है 0 भी शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं आगे, ये भी इनकी सीमा नहीं है, कुछ अनंत नंबर है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पूर्ण संख्या। अब देखो इसमें और भी आ जाती है, जैसे सम संख्या आ गई, सम संख्याएं जिन्हें इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, ठीक है, 10 आगे डेट 10 जितनी भी संख्या होंगी सारी सम संख्या होती है, जिनमें 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आती है आपकी इसी में विषम संख्याएं। कौन सी, विषम संख्याएं, ऑड नंबर जिसे बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या में 1 3 5 7 9, ठीक है, डेट ये सारी आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों तरीके की संख्या आएंगी, 0 भी शामिल होगा। जैसे ये 0 है, 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 डेट डैश, और इधर आगे देखोगे 0 से छोटी तो -1 -2 -3 इधर डेट डैश। जितनी भी इधर संख्या होंगी माइनस की, वो सारी कैसी होंगी, पूर्णांक होंगे। कहने का मतलब पूर्णांक में दोनों तरीके की संख्या आपको मिलेंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं, इनको समझते रहना, नोट करते जाना। कहीं जो लगे कि यहाँ कमी है वही नोट कर लो, जो चीज आती है उनको नोट मत करो एक तरीके उससे। ठीक है, लेकिन जो चीज नहीं आती है उनको जरूर नोट करो। प्राकृतिक हो गई, पूर्ण संख्या हो गई,
अब देखो इसके बाद आ जाता है तुम्हारा पूर्णांक के बाद में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो देखो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, बहुत सारी हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं कि उनमें किन्हीं भी संख्याओं से भाग नहीं जाता, वे सिर्फ स्वयं से और 1 इन्हीं से करती हैं। ठीक है, मतलब फैक्टर नहीं कर सकते, वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। उसके बाद आती हैं आपकी परमेय संख्याएं और एक और आती है सहअभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यूपी टेट में क्वेश्चन बनता रहता है, सी टेट में इससे बनता रहता है कि बताओ निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो देखो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले ये देखो। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कोई भी गुणनखंड मतलब कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया एक, यहाँ 2 ले लिया 3, तो इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ और कॉमन है तो समझ लो वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसके अलावा और देखो, मैंने मान लो 5 के साथ 7 ले लिया, 4 के साथ 9 ले लिया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, बस ये देखो उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, उभयनिष्ठ तो नहीं आ रहा कोई गुणनखंड 1 के अलावा। ठीक है, 4, 9 ले लिया, तुम और कुछ और ले सकते हो, 15, 17 ले सकते हो। ठीक है, तो ये है। मैं ये नहीं ले सकता कि 3 ले लिया और 9 ले लिया, क्योंकि देखो दोनों में 3 कॉमन है, ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है तुमको। मैं थोड़ा नीचे का भी रफ करता हूं। देखो सहअभाज्य संख्या हो गई। अब आती है तुम्हारी परमेय संख्याएं। तो देखो जितनी भी परमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है तो समझ जाना वो परमेय संख्या है। जैसे कि 5/3 ले ली, -2/4 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं √4 तो ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है। ठीक है, और देखो क्या 0 परमेय संख्या है या नहीं, तो 0 एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को फंसा देता है। ठीक है, देखो 0 कैसे परमेय संख्या है, तो तुम्हें पता है कि 0 को मैं अपॉन में 1 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये P/Q का रूप हो गया, तो 0/1, तो ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये परमेय संख्या में गिनती आएगी इसकी, तो ध्यान रखना 0 एक परमेय संख्या होती है। अब आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं, तो देखो अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, जितनी भी अंडर के अंदर संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले। ठीक है, तो वो कैसी संख्या कहलाएंगी, वो अपरमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि मैंने लिखा √2, √5, √6, √9। क्या √9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हो सकता है 3, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके जोड़े बन करके बाहर ना निकल पाए रूट से, ठीक है, या वर्गमूल ना निकल पाए, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखोगे पाई। ठीक है, और एक और लिखोगे पाई, रूट में पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी कैसी कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। इस पे क्वेश्चन बनता रहता है, 4 ऑप्शन देता है, पूछता बता निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और तुम्हारी परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। उसको मैं रख करता हूं, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं इस चैप्टर का। पहले आप कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन तो बाद में लगा लेंगे, क्वेश्चन आप खुद करोगे, पहले कंसेप्टों को समझिए।
देखो एक अब रोमन अंक की और नहीं, रोमन अंक से पहले चलो स्थानीय मान और जातीय मान बता देते हैं। देखो स्थानीय मान होता क्या है, स्थानीय मान जैसे कि कोई संख्या दे रखी है 5 2 3, ठीक है, तो मैंने पूछा है इसमें 5 2 3 में 2 का स्थानीय मान। तो देखो जिस अंक का उसमें स्थानीय मान आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, उस नंबर को लिखो, जैसे 2 का पूछा तो 2 लिखो, 2 के आगे कितनी संख्या है, 1 है ना, तो बस 0 लगा लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो कौन से प्लेस पे है, 1 10 मतलब दहाई वाले प्लेस पे, यानी 20, ठीक है। अगर मान लो 5 का पूछा जाता है इसमें तो 5 लिखता और 1 2 संख्याएं थी तो 2 0 लगा लेता है इसमें, ठीक है। अगर 3 का पूछता है इसमें तो ये 3 रहता सिर्फ, ठीक है। तो स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है पहले उसको लिख लो और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा लो, ठीक है। तो ये स्थानीय मान है। अब देखो इसी में एक और आ जाता है स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान ये होगा 2 और 0, ठीक है। अब आ जाता है तुम्हारा जातीय मान या स्थानीय या वास्तविक मान, वास्तविक या जातीय मान, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये देखो जैसे मैंने इसी में पूछा कि मान लो, चलो दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन, 8 6 3 2 में 6 का जातीय मान। तो जिस नंबर का जातीय मान पूछा जाता है एक्चुअल वही संख्या उसका जातीय मान होती है। जैसे कि 6 है तो 6 ही हो गया, 6 का जातीय मान पूछा था 6 हो गया, ठीक है। तो ये था स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन को वो और बना सकता है, किस तरीके से बना सकता है, जैसे कि सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, सबसे पहला जो सुपर टेट हुआ था उसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि संख्या 5 6 2 3 4 में, मतलब मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूं लेकिन पूछा इसी तरीके से गया था कि संख्या इतने में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करो। कहने का मतलब है जो 6 है उसका स्थानीय मान निकालो और जातीय मान निकालो और दोनों का अंतर बता दो। तो देखो 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, 6 का, तो 6 लिखेंगे, 1 2 3 0 लगाएंगे, ठीक है। और अब इसका क्या निकालना है, अब 6 का ही जातीय मान निकालना, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। और इन दोनों का अंतर के लिए घटा देंगे। अगर ये फल पूछा होता तो जोड़ देते, ठीक है, और गुणनफल पूछा होता तो गुणा कर देते। तो जैसा भी पूछा हो वो चीज कर दो। अंतर पूछा तो मैंने माइनस लगा दिया। अब आप इसे घटा सकते हो, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4 या 9 और ये 5। तो ये आया, ये क्वेश्चन आता रहता है जातीय मान और स्थानीय मान का, ठीक है, यूपी टेट के अंदर भी और सुपर टेट में भी, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला है जो सबसे पहला सुपर टेट हुआ था इसमें से, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती को एक चीज और कहते हैं अनुवर्ती। लगता मार्कर में इंक खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर लेते हैं। तो देखो उत्तरावर्ती और अनुवर्ती होता क्या है, ये भी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझो इसको। देखो पूर्ववर्ती में क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाली संख्या, ठीक है, और उत्तरावर्ती या अनुवर्ती का मतलब होता है अगली वाली संख्या। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 का पूर्ववर्ती, तो देखो 5 लिखा और 1 माइनस कर दो, कितना आया, 4। मैंने तुमसे कहा यहाँ पे -3 का पूर्ववर्ती, तो देखो -5 का पूछा गया, सॉरी -5 का पूर्ववर्ती, तो -5
में से घटा दो एक, क्योंकि पूर्ववर्ती के लिए तो -1 करोगे उस संख्या में से, तो मैंने घटा दिया। तो ये देखो माइनस माइनस है दोनों ही, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ती हैं हमेशा। और ध्यान रखना जैसा चिन्ह होता है बस वही चिन्ह आ जाता है, दोनों माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो संख्या कैसी भी हो बस तुम्हें एक घटाना है पूर्ववर्ती निकालने के लिए। अब आ जाओ इसके उत्तरावर्ती कंसेप्ट पे या अनुवर्ती पे। तो देखो मान लो 10 का अनुवर्ती पूछ लिया, तो 10 का अनुवर्ती कैसे निकालेंगे, 10 + 1 यानी जस्ट उससे अगली संख्या। तो देखो 10 और 1 11। मान लो मैंने माइनस के 15 का अनुवर्ती पूछ लिया, तो माइनस के 15 करेंगे और +1 करेंगे, तो कितना आ गया माइनस के 14। देखो एक माइनस की और एक प्लस की है, तो क्या करेंगे घटाएंगे हमेशा। अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो वो हमेशा घटेंगी। तो माइनस का ज्यादा था इसलिए माइनस का आ गया, एक घटा दिया, 14 बचा। देखो इस तरीके से कोई संख्या यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकती है। मान लो तुमसे पूछा गया 5/4, इसको नहीं, ये ऐसे ही पूछेगा, एक पूर्णांक नंबर दिया होगा और आपसे उसी में पूछेगा वो। ठीक है, चलो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो अब एक चीज और, अगला कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हैं एक एक करके लिखते जाना हेडिंग वाइज। ठीक है, सब समझ में आएगा, 20 में से 20 बिल्कुल निश्चित आएंगे, लेकिन आपको क्लास रेगुलर लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब आता है कंसेप्ट अगला, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये पूछता है और बिल्कुल डायरेक्ट पूछता है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में योगात्मक तत्समक क्या होता है। ठीक है, तो देखो योगात्मक तत्समक ये हमेशा 0 रहता है, इस बात को ध्यान रखना। 0 एक योगात्मक तत्समक होता है। गुणात्मक तत्समक की बात करते हैं, ये हमेशा 1 रहता है, इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। योगात्मक की पूछे तो 0 और गुणात्मक तत्समक की पूछे तो 1 होता है। ठीक है, देखते हैं प्रतिलोम के बारे में। देखो प्रतिलोम के बारे में समझेंगे सबसे पहले, किसी भी संख्या का अगर तुमसे प्रतिलोम पूछा गया तो किस तरीके से बताएंगे। तो देखो मान लो a का प्रतिलोम, तो प्रतिलोम हमेशा 1/a। किसी भी संख्या का प्रतिलोम पूछा उसको पलट दो। ठीक है, जैसे कि अगर 2/3 का प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो इस संख्या को पलट दो, 3/2 कर दो। ठीक है, अब देखो इसी में 2 तरीके से और पूछता है वो, कि अगर वो तुमसे पूछे कि a का योगात्मक, और योगात्मक को योज्य भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि a का योगात्मक या फिर योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, ठीक है, तो उसमें संख्या को तुम्हें पलटना नहीं है, उसमें केवल साइन बदलना है, उस संख्या का केवल साइन बदलना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि माइनस के 2/3 का योगात्मक या फिर योज्य प्रतिलोम, तो क्या करेंगे, इसका केवल साइन बदल देंगे, यानी कि 2/3। पलटना मत, पलटेंगे तब केवल और केवल प्रतिलोम पूछा गया हो। ठीक है, केवल प्रतिलोम पूछे तो ही संख्या को पलटना है आपको, लेकिन अगर तुमसे योगात्मक या योज्य प्रतिलोम पूछा गया है तो उसका केवल और केवल साइन बदलेंगे, यानी चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और आ जाता है गुणात्मक। जैसे कि अगर मैं कहूं a का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये होता है 1/a। ठीक है, 1/a, इसमें आप उसको पलट देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे बात कही है कि 2/3 का
गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 का गुणात्मक कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रतिलोम के बारे में, गुणात्मक प्रतिलोम तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है। ठीक है, ये था योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। समझ आएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रोमन अंक, जिस तरीके से हम गणित में जब कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो उनमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट आते हैं, करते हैं नहीं करते? तो इसी प्रकार रोमन अंकों को लिखने के लिए देखो इन नंबरों का हम यूज करते हैं। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, ठीक है, और ये 9th के लिए, और ये 10th के लिए। तो हम इन नंबरों का यूज करेंगे रोमन अंक में। ठीक है, तो देखो इसमें और भी बड़े नंबर होते हैं, जैसे कि आगे मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो ये तो 1 के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है, 10 के लिए हो जाएगा, ठीक है, और देखो L होता है, C, D और M, ये तुम्हारा 50 के लिए यूज होता है, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई नंबर लिखना हो, जैसे 37 लिखना है मुझे, ठीक है, रोमन डिजिट में, तो किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो ये इसको मैं लिखूंगा 30 + 7, ठीक है। तो 30 के लिए मैंने अभी बताया था, 10 के लिए x लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे, ये तो 30 हो गया, और +7, 7 कैसे लिखेंगे? v बनाएंगे और 2 डंडे, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया? 37 हो गया। सपोज करो आपको 40 लिखना हो, या 39, चलो या 39 देख लेते हैं। तो 39 के लिए वही 3, और 9 लिखने के लिए मैंने बताया आपको 9 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये 9 है, तो देखो 30 ये रहा और 9 ये रहा। ठीक है, अब इससे जरा ऊपर देखो, जैसे अगर मैंने 40 लिखना है, तो अब मुझे पता है ये x x x, ये 10 के ये 3 ही बार रिपीट होते हैं, चौथी बार रिपीट नहीं होगा लगातार। ठीक है, तो इसके लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? L, 50 का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ L लिखूंगा, तो ये इसका मतलब क्या है? 50। ठीक है, अब मुझे तो लिखना है 40 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, वो जो नंबर घटाना है वो मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे। तो ये कितना हो गया? 40 हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आप 9 को इस तरीके से लिखते हो, भाई 10 लिखा, अब मुझे तो 9 लिखना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक नंबर घटाना है तो उसे यहाँ लिखते हैं, तो यही तो हम 9 लिखते हैं इसको ऐसे। इस तरीके से हमारा 40 को भी ऐसे लिखेंगे, पहले 50 फिर उसमें से घटा के। ठीक है, अब देखो मुझे अगर आगे लिखना है, ठीक है, जैसे 41, 42, तो इसी तरीके से आप लिखते जाना। ठीक है, सारे नंबर ऐसे ही हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। देखो एक और कंसेप्ट देखो थोड़ा सा, देखो संख्याओं का सन्निकट मान, देखो ये पेपर में आता रहता है। ठीक है, कैसे? अगर कोई संख्या दे रखी है, क्या संख्या 5, 2, 4, 6, 8, 3 का हजार के सन्निकट मान क्या होगा? मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, तुमसे पूछा गया है 1000 के सन्निकट बताना है, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे संख्या को देखना है, संख्या क्या दे रखी है मेरी? यही तो पूरी। ठीक है, और 1000 कौन सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा 4 है, तो 1000 से पहले वाला नंबर देखा जाएगा इसमें। ठीक है, 1000 से पहले वाला नंबर देखा जाएगा। अगर कोई से भी नंबर का मान पूछा, जैसे 1000 पूछा हो या लाख पूछा हो या 10,000 पूछा हो, तो उससे पहले वाले नंबर को देखो।
अगर वो वाला नंबर 1 2 3 4 इनमें से है, ठीक है, अगर इनमें से है तो वो मान मेरा ऐसा ही रहेगा जैसा है, जैसे 5 2 4 6 8 3, तो मेरा ये मान ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस नंबर से बड़ा, जैसे 4 से, जैसे उससे पहले 6 है, मतलब 1000 वाले नंबर के बाद वाला जो नंबर है उसका मान अगर 5 6 7 8 9 अगर ये होता है, ठीक है, तो फिर मैं उसे किस में बदल देता हूं, 0 में बदल दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखो एक क्वेश्चन है ये, 5 7 3 5 1 संख्या 7351 के सैकड़ा तक सन्निकट मान। तो देखो सैकड़ा के पूछा है, सैकड़ा है ना, तो कौन सा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यही तो है 3, ठीक है। तो मैं 3 से पहले वाला नंबर देखूंगा, 3 से पहले वाला नंबर देखूंगा, ठीक है, 3 से पहले वाला नंबर देखूंगा। 3 से पहले वाला नंबर देखेंगे तो हमने देखा कि 3 से पहले 5 है, मैंने आपको बताया था उससे पहले वाला नंबर अगर 1 2 3 4 है तो इसका जो पूरा मान है वो 7351 ही होगा, सैकड़ा तक सन्निकट मान, ठीक है। और अगर इससे पहले वाला नंबर 5 हो या उससे अधिक है तो उसको क्या करेंगे, हम आगे के सभी 0 में बढ़ा देंगे और यहां एक नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा, 7 3 को कर देंगे 4 और ये 0 और 0 इसमें बदल जाएगा। कहने का मतलब है ये 0 0 में बदल जाते हैं और यहाँ एक नंबर हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। अब देखो जरा इसको देख लो, तो ये पूछा था ना 1000 का, तो ये है 6 है ना, तो ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 5 और इनको 0 0 में बदल देंगे, जैसे कि 5 2। अब देखो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 5 2 और यहाँ कर देंगे 5 और ये 0 0 0 इसमें बदल देंगे। ये है सन्निकट मान इसका 1000 वाले का। नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इससे पहले वाला नंबर देखो अगर 5 से छोटा है तो यही संख्या रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो इन सबको 0 में बदल देते हैं और यहाँ अपनी तरफ से एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ये था आज का दिन, आशा करता हूं ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर समझ में आया है, ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर करें और जो साथी नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप बस बने रहिए, 20 में से 20 मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं और आपके 20 में से 20 आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक सब्जेक्ट पे नहीं, आपको सारे सब्जेक्टों पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सुपर टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है। जॉब की बात है अगर भाई, जॉब सबको चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।